13वीं किस्त। वो दिन धुंध से भरा हुआ था। रात की इंतहा थी। ऐसे जैसे सुबह सूरज निकलेगा ही नहीं, लेकिन फिर सुबह में मध्यम रोशनी चारों तरफ फैली थी। ऐसे जैसे सफ़ेद कपड़े पर किसी ने सुनहरी पारा फेंक दिया हो। धुंध को परे करते हुए दिन को देखना पड़ रहा था। चांद झरोखे में से सब देख रही थी। ऊंची टीले पर वाक़या अपनी हवेली से दूर तक फैले हुए दरख्तों और छोटे बड़े घरों का मंजर। वो भी कुछ ऐसे ही दिन थे जब हवेली में उसकी और अल्तमाश की तैयारियां हो रही थीं। दीन बाबा जहेज बनवा रहे थे, नई से नई चीज़ें खरीद रहे थे। वो अपनी बेटी को पूरे अरमानों के साथ ब्याहना चाहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ? रुखसती से पहले ही अल्तमाश रुखसत हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। और अल्तमाश को याद करते हुए चांद को एहसास हुआ कि काफ़ी दिन हो गए वो उस दरख्त के पास से ही गई जहाँ अल्तमाश का कत्ल हुआ था और जिसके बाबत मशहूर था कि वहाँ परियाँ आती हैं। चांद, नीचे आओ ज़रा। नीचे से बस्सामी ने उसे आवाज़ देते हुए अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। वो नीचे सहन में खड़ा हुआ था और काफ़ी खुश नजर आ रहा था। आंखों में आए आंसुओं को साफ करते हुए नीचे उतरी थी। लो चांद, मिठाई खाओ। बस्सामी ने हाथ में पकड़े मिठाई के डब्बे से बर्फ़ी का टुकड़ा निकाल कर चांद को दिया था। किस बात की? चांद ने बर्फ़ी पकड़ ली थी। संदल का रिश्ता तय हो गया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? गुस्से से उससे मिठाई वापस डब्बे में फेंकी थी। क्यों? मैंने ऐसा क्या अजीब कह दिया? वो अनजान बनते हुए पूछ रहा था। तुम होते कौन हो संदल का रिश्ता तय करने वाले? मैंने तुम्हें इनकार कर दिया था। हाँ, याद है मुझे। तुमने इनकार कर दिया था, लेकिन फिर संदल ने कहा कि उसे वहाँ ही शादी करनी है। संदल ने कहा? चांद का हैरान होना फितरी था। हाँ, उससे कल ही रूहानी से कहा है। चांद फौरन अपने कमरे की तरफ गई थी। फिर ये ख्याल आने पर कि संदल तो कमरे में थी ही नहीं, वापस नीचे उतरी। हाजी हुआ, संदल कहाँ है? शायद ताबीर के कमरे में हो। क्यों, क्या हुआ? चांद के पूछने के अंदाज पर हाजी हुआ घबरा गई थी। चांद ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास जवाब देने का वक्त नहीं था। उसे इस बात की तस्दीक किए बिना ही संदल पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, और अगर ये बात सच निकलने वाली थी तो वह संदल से बहुत सख्त नाराज़ हो जाने वाली थी। उसने क्या सोचकर रूहानी को रजामंदी दे दी थी, और मीरजाद, उसका क्या हुआ था? सब सोचते हुए ताबीर के कमरे की तरफ जाते हुए आज उसका कमरा चांद को बहुत दूर लग रहा था। ताबीर बेटा, संदल कहाँ है? सुबह तो मेरे पास ही थी, अब नहीं है। कहाँ गई है? बाहर ही गई है शायद। क्या जोया के पास? नहीं, जोया के पास जाने को उसने जिक्र नहीं किया। तो फिर क्या बात की उससे तुमसे? किस मुताल्लिक? ताबीर चांद की बात नहीं समझी थी। नहीं, कुछ नहीं। चांद कमरे से बाहर चली गई। ताबीर बेचैन नजर आने लगी थी। चांद फिर से अपने कमरे में पहुंचकर अपने हाथ मलने लगी थी। ये क्या हो रहा था हवेली में? उसे हच्छे तंग करने लगे थे, वहम सताने लगे थे। बिल्कुल वैसे ही हच्छे जब वो लोग हिंदुस्तान से हिजरत करने की तैयारी कर रहे थे। लड़ाई, मार कुटाई, पकड़ धकड़। उससे लगने लगा था कि कुछ होने वाला है, बर्बादी, या शायद ऐसा ही कुछ। और सालों के बाद आज चांद बेहद परेशान नजर आने लगी थी, जितना वो अल्तमाश की गुमशुदगी पर हुई थी। आंसू उसकी आंखों से रवां थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी। रोया तो मातम पर जाता है, वो तो गम मना रही थी। इससे बिना आवाज़ निकाले रो रही थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे अब वो कभी ना हंस सकेगी। चेहरे की सारी शादाबी साइल हो चुकी थी, और शादी बहुत देर से उसे देखता जा रहा था। ये लड़की क्या करने आई थी उसके पास? क्या वो उसे कोई रूहानी बाबा समझकर अपने दिल का हाल कहने आई थी, या उनसे कुछ ऐसा सुनने आई थी जो कि दुखी दिल को धार से? कुछ बोलो संदल, किस लिए आई हो मेरे पास? उससे प्यार से पूछा था। संदिल ने आंखों में आए आंसुओं को साफ किया था। आप बोले इरशादी बाबा, आपने कहा था मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। लीजिए, मैं आ गई हूँ। वो वक्त तो अभी दूर है। फिर मैं वक्त से पहले ही आ गई हूँ। वक्त से पहले ही मुझे आपकी ज़रूरत पड़ गई है। क्या हुआ है? मेरा माथा पढ़कर बताएं कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। क्या हुआ है? किस बात पर दुखी हो तुम? नहीं बता सकती, मुझ में हिम्मत नहीं, आप खुद ही पढ़ लें। मैं अपने इल्म में इतना पहुंचा हुआ नहीं हूँ संदल कि तुम्हारे मौजूदा हालात को जान सकूं। उससे मायूसी से कहा था। फिर भी कहूँगा कि इतनी सी बात पर घबरा गई हो। तुम्हारी माँ तो ऐसी नहीं थी। अशादी बाबा की बात पर संदल बुरी तरह से चौंकी थी। हैरत से उससे उनकी तरफ देखा था। आप कैसे जानते हैं मेरी माँ को? मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे माथे पर लिखा हुआ है कि तुम्हारी माँ ने जिंदगी का बहुत डट कर मुकाबला किया है। संदल खामोश रही थी।
वो क्या बताती कि वो तो अपनी माँ के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। क्या ऐसा ही है? मैं कुछ नहीं कह सकती। मतलब? मेरी परवरिश चांद अम्मी ने की है, लेकिन मैं हकीकत में किसकी बेटी हूँ ये मुझे नहीं मालूम। तुम यकीनन किसी ऐसी औरत की बेटी हो जिसमें बहुत सब्र था। और मेरा बाप, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? संदल की बात पर अर्शादी भागो और उसका चेहरा देखने लगा था। वो जैसे जैसे उसका चेहरा देख रहा था, उलझता जा रहा था। ऐसा चेहरा देखने का इत्तेफाक उसे पहली बार हुआ था। तुम्हारे बाप के बारे में कुछ बताने से कासिर हो संदिल, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप को बहुत चाहा है, इसीलिए तुम्हारे चेहरे में बाप के नकोश ज़्यादा हैं। कैसा दिखता होगा मेरा बाप? उसने इश्तियाक से पूछा था। अब के अशारी ने मज़ीद गौर से उसके चेहरे को देखा था और कुछ हैरान हुआ था। संदिल के चेहरे में उसे बहुत कुछ अपने चेहरे जैसा मिला था, ऐसे जैसे उसके चेहरे को किसी ने नस्वानियत में बदल दिया हो। मुझे तो तुम्हारे चेहरे में अपना अक्स दिख रहा है संदल। फिर कहीं आप ही तो मेरे वालिद नहीं? संदिल ने खोखली सी हंसी सी हंसकर कहा। ऐसा हो सकता था अगर मैंने शादी की होती, लेकिन अब ऐसा होना नामुमकिन है मेरी जान, क्योंकि मैंने आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं। इशारे ने संजीदगी से कहा था। संदिल उठी थी। कहाँ जा रही हो? घर। अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। ठीक है, जाओ और हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। सच में? खुदा की ज़ात पर यकीन रखो। कोशिश करूंगी, कहते हुए वो वहाँ से चली गई थी। इरशादी उसे जाते हुए देखने लगा था। लड़की की चाल में बहुत कुछ आमना जैसा था। उसे जवानी की आमना याद आ गई थी, जो दरख्तों की ओट से छुप छुप कर उसे देखा करती थी, जब वो कागज़ पर हाथों की लकीरों के हाके बनाया करता था, जो जब जब उसके घर न्याज से आया करती थी तो वो बन ठन कर आया करती थी। उसकी रंगत सांवली थी। उसे डर था कि सुर्ख सफ़ेद चेहरे वाला अरशादी उसे मुस्तरद न कर दे। इसीलिए जब जब उसे तवक्का हुआ करती थी कि उसका सामना अरशादी से होगा, तो वो सच धज कर आया करती थी। वही बन संवर कर रहने वाली आमना अब पागल हुई शहर शहर घूमा करती थी। क्या किया था इरशादी ने उसके साथ? उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। इरशादी ने आंखों में आए आंसू को साफ किया था। वो एक जालिम महबूब रहा था, वो जानता था। धुंध की लकीरें फटना शुरू हो चुकी थीं। दोपहर के पर हल्के हल्के खुलने लगे थे। वो दुकान से बाहर निकली थी जब पागल आमना से टकरा गई थी। एक तो अपने ध्यान में नसें झुकाए चलती आ रही थी, दूसरा पागल आमना पटर पटर दुकान पर नस सरशादी की तस्वीर को देखती जा रही थी। ओह सॉरी। टकराने के बाद संदिल ने फौरन से कहा था। आमना अब के पटर पटर उसको देखने लगी थी। काली कोयल के घर सफ़ेद बच्चा पैदा हो सकता है क्या? वो पूछने लगी थी। पता नहीं, शायद हो सकता है। फिर उन्होंने मेरा यकीन क्यों ना किया? किसने? बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया था। एक आंसू जरूर उसकी आंख से निकला था। तुम तुम अर्शादी से मिलकर आ रही हो? जी। उसने तुमसे भी तो वादा नहीं किया कि वो तुमसे शादी करेगा? जी। संदिल ने हैरत से आमना को देखा था। उसकी बातों पर यकीन मत करना, दीवाना है अर्शादी। एक दीवानी दूसरे को दीवाना कह रही थी और फिर खुद ही हंसने लगी थी। पागल है अर्शादी, तुम्हें भी पागल कर देगा जैसे मुझे कर दिया है। उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत करना। आमना कहते हुए हंसी थी और फिर वहाँ से दूर, बहुत दूर जाने लगी थी। उसे जाता हुआ देखते हुए संदिल को अपने गम बहुत कम दिखने लगे थे। हवेलिया शहर से कोसों मील दूर, बंगाल की सरजमीन पर, कलकत्ते एक पुराने मोहल्ले की एक तंग गली में, छोटे से घर में तारीक कमरे में लेटा हुआ आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी माँ ने उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी। उसके इर्द गिर्द खड़े लोग उसे तरस भरी निगाहों से देख रहे थे। मर्द की सांसें अटक अटक कर आ रही थीं। सब जानते थे कि किसी दवा दारू का कोई असर नहीं होने वाला है। मर्द की हालत बता रही थी कि अब वो बस चंद लम्हों का मेहमान है। आमना, नकाहत में वो बुड़बड़ाया था। क्या पानी चाहिए? किसी एक ने पूछा था। नहीं, आमना को बुलवा दो। कैसे बुलवा दें? वो तो पाकिस्तान में है, यहाँ से बहुत दूर। कोई जाए हवेलियाँ, उसे बुलवा दे। भेजा था एक आदमी को, वो अब वहाँ नहीं रहती, कहते हैं वो पागल हो चुकी है। आदमी के चेहरे पर दुख फैला था। उसे लगा जैसे आमना को पागल कर देने में उसका हाथ रहा हो। उसे कहना कि मैंने उसकी और शादी की बेटी को जान से नहीं मारा था। फिर क्या किया था उसके साथ? लक्ष्मी हवेली, 3 हवेली की दहलीज पर छोड़ आया था। मर्द ने कराहते हुए कहा था।
माँ ने हैरत से उसे देखा था। मेरे मरने के बाद ये पैगाम मुझ तक पहुंचा देना, आखिरी सांसें लेते हुए मर्द ने अटकते हुए कहा था। आप जोहेब भाई से कब बात करेंगी आप ही? मीर साद ने सोया के कमरे में दाखिल होते हुए कहा था। वो कल रात से ही बेचैन था। सारी रात जैसे उससे अंगारों में गुजारी थी। वो जानता था कि कल रात संदिल ने भी कुछ ऐसी ही गुजारी होगी। मंगनी की अंगूठी तान्या को पहनाते हुए संदिल ने उसे देख लिया था। अब वो जल्द से जल्द संदिल की गलतफहमियां दूर करना चाहता था, लेकिन उससे पहले जोया से बात कर लेना ज़रूरी था। वो संदिल से माफ़ी मांग लेने के बाद उसे फिर किसी गलतफहमी में मुब्तला नहीं होने देना चाहता था। जोया कल मंगनी वाले दिन की तस्वीरें देख रही थी। मीर साद की बात पर उसने नागवारी से मीर साद को देखा। तुम मंगनी की तस्वीरें देखो, कितनी प्यारी आई हैं। उसने उसके पास आकर तस्वीर उसके सामने की थी। तुम दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है मीर। अल्लाह नजर न लगाए बस। मुझे मेरी बात का जवाब दें आप ही। वो सोया का तस्वीरों हाथ परे करते हुए बोला था। जोहेब भाई से कब बात करेंगी आप? कौन सी बात? वो अक्सर अनजान बनते हुए पूछ रही थी। तानिया से मंगनी खत्म करने की वाली बात। सोया ने तस्वीरों को गुस्से से साइड पर पटका था। मंगनी खत्म नहीं होगी मीर, सोया ने साफ अल्फाज में कहा था। मीर ने शदीद हैरत से सोया को देखा था। आप शायद भूल रही हैं कि आपने वादा किया था। बिल्कुल, मुझे याद है कि मैंने वादा किया था, मैं भूल नहीं रही हूँ, लेकिन अपने वादे से मुकर रही हूँ। लेकिन क्यों? वो तो जैसे सोया की बात पर तड़प ही उठा था। तुम्हारी शादी संदिल से नहीं हो सकती क्योंकि वो खानदानी लड़की नहीं है। इस बार जोया ने जैसे उस पर बम दे मारा था। ये आप क्या कह रही हैं? जो तुम सुन रहे हो मीर, ना तो चांद अम्मी उसकी सगी माँ है और ना ही अल्तमाश उसका सगा बाप था। आपसे ये सब किसने कहा? वो तुम छोड़ दो, लेकिन ये बात 100% दुरुस्त है कि संदिल एक नाजायज औलाद है। मीर साथ क्या बोलता, उसे इन बातों ने सख्त हैरान किया था। क्या संदिल ने तुम्हें इस बारे में बताया? नहीं। वो चालाक लड़की हवेली की एक एक बात बताती रही और इतनी अहम बात छुपा गई। और खैर से तुम भी बेवकूफ़। मोहब्बत करने से पहले कुछ जांच पड़ताल ही कर लेनी थी। मोहब्बत करने से पहले ये भी किया जाता है क्या? वो दुखी अंदाज से पूछ रहा था। तुम्हारे लिए करना ज़रूरी है क्योंकि तुम मर्दम शनास नहीं हो। तुम आंखें बंद करके मोहब्बत करने वाले हो मीर, लेकिन शुक्र है मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। मीर को मुसलसल लाजवाब करते हुए वो रुकी थी। संदिल को भूल जाओ तुम, तानिया से तुम्हारी शादी हो या ना हो, लेकिन संदिल से कभी नहीं होगी। सोया ने दो टोक अंदाज में कहा था। मीर साथ बुत बना खड़ा रहा था। तस्वीरें देखकर दिल बहला लो अपना, तुम्हारी और तानिया की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। सोया कहते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। मीर साहब ऐसा गुमसुम हो चुका था जैसे उसके सारे असासे लूट लिए गए हों। जी चांद अम्मी, आपने बुलाया? चांद बेचैनी से कमरे में टहल रही थी जब संदिल वहां आई। क्या बात है, नीचे एक एक फर्ज मुझसे कह चुका है कि आप बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं आज। क्या रूबानी ने तुमसे कोई बात की थी? किस बारे में? वो अनजान बनते हुए पूछ रही थी, जबकि वो जानती थी कि चांद क्या पूछना चाह रही है। किसी कश्मीरी ताजिर के रिश्ते के बारे में। जी, की थी। फिर तुमने क्या कहा? मैंने रजामंदी दे दी है, उसने नसें झुकाते हुए कहा था। चांद ने शदीद हैरत से उसे देखा था, जिसे सुनकर भी यकीन नहीं आ रहा था कि संदिल ने ये जुमला उसके सामने बोल दिया है। ये क्या कह रही हो तुम? जो मुझे बेहतर लगा, वो लापरवाही से बोली थी। तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने फैसले खुद ले सको। चांद ने गुस्से से कहा था। जी शायद हो चुकी हूँ, बड़ी भी और समझदार भी। हरगिज़ नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो। आप शायद भूल रही हैं कि आप ही ने मुझे बताया था कि आप मुझसे भी बहुत छोटी थी जब आपने मुझे गोद में लेने का फैसला किया था। मैं तो फिर काफ़ी बड़ी हो चुकी हूँ, कोई भी फैसला ले सकती हूँ। उसे दालील देने से ज़्यादा चांद को लाजवाब किया था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है संदल, ना जाने क्या सोचकर तुमने रूबानी को मांदगी दे दी है। मैं अभी जाकर उसे मना करती हूँ। चांद कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। आप ऐसा नहीं करेंगी चांद अम्मी। दरवाजे से बाहर निकलते वो उसके सामने आ खड़ी हुई थी। क्यों? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ? अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला लेने का हक सिर्फ मुझे है। मुझे क्यों नहीं है? चांद की हैरत खत्म होने में नहीं आ रही थी। क्योंकि आप मेरी सगी माँ नहीं हैं, उससे उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कह दिया था। और अगले ही पल शदीद गुस्से से चांद ने एक जोरदार थप्पड़ संदल के मुंह पर दे मारा था। कोठे की ऊंची छत पर शीशे का काम किया गया था। छोटे बड़े शीशों से छत को आरास्ता करवाया गया था। ये काम पिछले दिनों ही हुआ था, जब अस्सामी ने उन्हें अफशी के सौदे के पैसों में से उनका हिस्सा दिया था। रोशन बेगम ने उन पैसों से अपने कोठे को आरास्ता करवा लिया था और अब छत पर नफ्स
छोटे बड़े शीशों में खुद को देखते हुए वो मुस्कुरा रही थीं। भारी तख्त पर बिछा हुआ उनका वजूद किसी मुगल मलका की तरह दिख रहा था। खुद वो अपने आप को पंखा झल रही थीं और सोच रही थीं कि 3 किलो सोने में से उनका क्या हिस्सा निकलेगा। रोशन बेगम, एमन भागी भागी उनके पास आई थी। क्या बात है मेरी परी, वो मुस्कुराकर बोली थी। कमाल साहब तशरीफ ला रहे हैं, कश्मीरी कालीनों के ताजिर। क्या कमाल आ रहा है? जी, मुलाजिम खबर लाया है, उनकी बग्घी बाजार के वस्त तक पहुंच चुकी है। जल्दी करो, फिर जल्दी से सफाई कराओ कोठे की, खुशबू निछावर करो, मैं उन्हें खुश आमदीद कहने नीचे जाती हूँ। हिदायत देकर रोशन बेगम ने एक नज़र खुद को आईने में देखा। सिंगार मेज पर पड़े अपने जेवरात में से कुछ को मजीद अपने ऊपर चढ़ा लिया था। फिर साड़ी का पल्लू तरीके से दुरुस्त किया था और नीचे चली गई थी। कमाल की बग्घी के पहुंचने से पहले उसके मुलाजिम उनके घर की दहलीज तक पहुंच चुके थे। उन्होंने सर झुकाते हुए रेशम बेगम को सलाम पेश किया था। फिर 4 घोड़ों वाली बग्घी उनके दरवाजे के बाहर रुकी थी। रोशन बेगम ने खुद आगे बढ़कर बग्घी का पर्दा सिरकाया था। सही नसीब, सही नसीब, इन आंखों को कब से आपका इंतजार था। हाथ आगे करते हुए उन्होंने कमाल को नीचे बुलाना चाहा था। कमाल मुस्कुराया था। उससे रोशन बेगम का हाथ थाम लिया था और बग्घी से नीचे उतरा था। सलाम हिकमत। रोशन बेगम ने अब के कमाल का हाथ पुष्ट से चूम लिया था। यही तो उनकी अदाएं थीं जो उनकी खाकों को किसी और के कोठे पर जाने नहीं देती थीं। रोशन बेगम जानती थी कि गाहक चाहे कंगाल ही क्यों ना हो चुका हो, उसे बेहद इज्जत देना ज़रूरी है। ये चीज़ गाहक के फिर से अमीर हो जाने पर उसे रोशन बेगम का मुरीद बना दिया करती थी। कमाल के साथ आए मुलाजिम साथ लाए हुए तोहफे तोहफे बाहर निकालते हुए घर के अंदर पहुंचाने लगे थे। आए, ऊपर चलते हैं। बिल्कुल, बैठने के लिए ही तो आए हैं। कमाल का हाथ थामते हुए रोशन बेगम उन्हें ऊपर के कमरे में लाई थी, जहां उनकी फुर्तीली मुलाजमाओं ने बर्क रफ्तारी से कोठे को सजा बना दिया था। इधर बैठिए। वो एक कदरे ऊंची और गुद्दास नशिश पर उसको बिठाकर खुद भी उसके बराबर बैठ गई थी। मुलाजिम कश्मीरी तोहफे वहाँ ही रखते जा रहे थे, फूलों की टोकरियाँ, लिबास और कालीन। इस सब तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी कमाल साहब? आपकी तरफ बिना तहाइफ के कैसे आ सकता हूँ? इनमें से कुछ तोहफे मेरी बीवी ने भेजे हैं। उन्हें आपकी रक्कासाओं का रक़्स बहुत पसंद आया था, जो उन्होंने हमारे घर नौरोज़ के त्यौहार पर किया था। शुक्रिया उनकी सताइश का। उन्हें मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया बोलिएगा, रोशन बेगम ने कहा था और फिर एमन को आवाज़ दी थी। कमाल साहब के लिए गुलूकंद का शरबत लाओ। नहीं रोशन बेगम, आज गुलूकंद का शरबत नहीं पीऊँगा, बल्कि आज तो हमें आप संदिल का शरबत पिलाएं, वो भी संदिल के हाथ से। कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा था। रोशन बेगम के चेहरे पर साया आया था। ये क्या कह दिया था कमाल ने? कैसी फरमाइश डाल दी थी? जब से उसे देखा है मैं तो चैन से सो नहीं सका रोशन बेगम। सच पूछिए तो आज इसका दीदार करने ही आया हूँ। ऐसे थोड़ी ना करवाएंगे दीदार, रोशन बेगम लहक कर बोली थी और इस दौरान कोई बहाना सोचने लगी थी। आपकी फ़िक्र मैं समझ सकता हूँ रोशन बेगम। आप संदिल को मेरे साथ रुखसत करने वाली बात करें। तयशुदा सोना अभी के अभी आप तक पहुँच जाएगा। रुखसत भी कर देंगे? क्या आपने बारात की तैयारी कर ली है? बारात? क्या मतलब? कमाल ने अजनबे से रोशन बेगम को देखा था। मतलब निकाह के लिए साथ कुछ लोग तो लाएंगे ना आप? निकाह? कमाल मज़ीद हैरान हुआ था। ये आप क्या कहती जा रही हैं रोशन बेगम? रोशन बेगम सब समझ रही थी, इसीलिए खामोश हो गई थी। मैं क्यों निकाह करूँगा संदिल से? मैं एक ख़ानदानी मर्द हूँ। हमारे घराने की औरतों के साए भी गैर मर्दों ने नहीं देखे हुए, और मैं एक सत्तार बजाने वाली लड़की से निकाह कर लूँ? कमाल गुस्से से बोलता चला गया। रोशन बेगम पूरी तरह से घबरा गई थी। उन्हें मामले के बिगड़ जाने का डर हुआ था, इसीलिए घबराहट में भी मुस्कुरा रही थी। आप क्यों इतना नाराज़ हो रहे हैं कमाल साहब? आपने बात ही अजीब की है। निकाह ही करना हो तो फिर मैं उसे सोने में क्यों तोलूं? आपकी बात ठीक है, लेकिन यह मामला थोड़ा अलग था, इससे निकाह का कह रही थी मैं। निकाह नामुमकिन है। मेरे बाप को पता चल गया कि मैं एक सत्तार बजाने वाले से शादी कर चुका हूँ, तो वो मुझे कत्ल करने में 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो फिर क्या चाहते हैं आप? मैं संदल को अपनी रखेल बनाकर रखूँगा। एक अलग घर लेकर दूंगा, जहाँ वो शाहाना ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन उसका मेरे ख़ानदान या मेरी ख़ानदानी जायदाद से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। बच्चा वैसे तो होगा नहीं। अगर हो भी गया तो उसकी परवरिश मेरी बीवी करेगी। संदिल को उस बच्चे को देखने की भी इजाज़त नहीं होगी। कमाल ने टोक अंदाज में बात की थी। वो ताजिर था, तजारत करते वक्त लगी लिपटी रखने का आदी नहीं था। रोशन बेगम ने थूक निकला था।
यहाँ मामला कुछ टेढ़ा हो रहा था। कमाल ने तो बराह रास्त संदिल को रखेल बनाने वाली बात कर डाली थी। ठीक है कमाल साहब, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। रोशन बेगम ने आमादगी दे दी थी। वो जानती थी कि बस्सामी भी ऐसा ही करेगा जैसा वो उसे करने को कहेगी। लेकिन आज के लिए मौसत हुआ हूँ। संदिल अपनी खाला के यहाँ गई हुई है। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि आपने आना है तो उसे ना जाने देती। रोशन बेगम की बात पर कमाल का मुंह उतर गया था और रोशन बेगम सारे हरबे जानती थी। आज आपको केसर के हाथ से केसर का शरबत पिलवाती हूँ। मज़ा ना आए तो फिर बोलिएगा। रोशन बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था। आपने पहली बार किसी चीज़ की माजरत तलब की है तो मुझे भी आला ज़रफ़ी दिखानी पड़ेगी, लेकिन आगे से संदिल के आने और जाने पर मेरी मर्ज़ी चलेगी, क्योंकि सौदा तय हो चुका है और इस हिसाब से अब संदिल मेरी है। ठीक है, जैसा आप कहें। उसे दोपहर का खाना नहीं खाया था और ना ही रात का खाना खाने का इरादा था। ना जाने कितने घंटों से वो अपने कमरे में बंद थी। चांद से थप्पड़ खाने के बाद वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी और चांद की भी हिम्मत नहीं रही थी कि वो उस कमरे में जाती और उसे मनाने की कोशिश करती। संदल को थप्पड़ मार देने के बाद चांद को अफसोस हुआ था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। गुजरा वक्त वापस आ सकता तो वो इल्तिमाश को ना अपनी ज़िंदगी में वापस ले आती। अफसोस तो संदल को भी हो रहा था। मीरजाद का गुस्सा उसे चांद अम्मी पर निकाल दिया था। उसे चांद अम्मी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। उसे क्या सोचकर रूहानी बाबा को रिश्ते के लिए रजामंदी देती थी। मीरजाद पर गुस्सा एक तरफ, लेकिन उसे कुछ होशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए था। ये सब किसी भी माँ के साथ होता तो उसका वही रद्द अमल होता जो चांद अम्मी ने दिया था। जाने अनजाने में उससे चांद अम्मी को अपनी सगी माँ ना होने का भी ताना दे दिया था। ये यकीनन एक दिल दुखा देने वाली बात थी और ये सब मीरजाद की वजह से हो रहा था। आखिर ये मीरजाद मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों? वे आवाज़ रोते हुए उदास से शिकवे करने लगी थी। काश मैं उससे ना मिली होती, कभी ना मिली होती। मंगनी की रस्म को याद करते हुए वो मज़ीद रोने लगी थी। किस कदर रिठाई से मुस्कुरा रहा था वो, तानिया को मंगनी की अंगूठी पहनाते हुए। एक लड़की को बेवकूफ़ बना देने के बाद गलती संदिल की थी। वो क्यों उसे सबसे मुख्तलिफ समझी थी? वो तो रवायती मर्द था, जिस्म का तालिब, जबकि संदिल तो उसे अपनी रूह से जाने लगी थी। चांद नीचे वाले कमरे में बंद थी। उससे भी दोपहर का खाना नहीं खाया था और ना ही रात का खाने का इरादा था, क्योंकि आज उससे नेमत खाने में जाकर रात के खाने को लेकर ना तो कुछ हिदायत दी थी और ना ही दिलचस्पी जाहिर की थी। हाजी बुआ को दोनों की फिक्र होने लगी थी। ये क्या हो रहा था हवेली में? आए रोज़ कुछ ना कुछ नया ही सुनने को मिलता था। चांद, रूबानी आया है, हाजी बुआ ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा था। चांद फौरन से उठी थी। कहाँ है? अपने कमरे में। क्या है? तुमने कहा था कि वो आए तो तुम्हें बताऊं। चांद फौरन से कमरे से बाहर निकली थी। रूहानी कपड़े तब्दील करने के बाद आतिशदान के करीब बढ़ रहा था और उसने अपना पसंदीदा सांस उठा लिया था। संग, बहुत दिन हो गए उससे उससे नहीं बचाया था, लेकिन आज बचाना बनता था, क्योंकि कमाल ने कहा था कि वो संदल से निकाह नहीं करेगा, बल्कि उसे अपनी रखेल बनाकर रखेगा। ये बात कोमिल ने उसे आज शाम में ही बताई थी और जिस बात की रूहानी को खुशी हो रही थी, आने वाला वक्त उसके लिए बहुत मुसरत वाला होने वाला था। जब चांद को पता चलेगा कि उसकी बेटी के साथ क्या कुछ हो चुका है, तो वो उसी तरह तड़पेगी जैसे कभी रूहानी उसकी मोहब्बत में तड़पा करता था। संग को मुंह के करीब ला के वो उसे बचाने ही वाला था जब चांद गुस्से से उसके कमरे में दाखिल हुई थी। दरवाजे के जोर से दीवार पर लगने पर रूहानी ने पलटकर उसकी तरफ देखा था। क्या हुआ चांद, तुम इस तरह अचानक, और ये क्या अंदाज है कमरे में दाखिल होने का? चांद को इतना गुस्सा था कि उसे रूहानी की बातों का जवाब देने की बजाय संग को पकड़कर जोर से ज़मीन पर दे मारा था, लेकिन कुव्वत से मारने पर भी वो नहीं टूटी थी, बल्कि गिरकर लुढ़क कर दूर चली गई थी। रूहानी हंसा था और फिर हंसता ही चला गया था। क्या हुआ चांद, किस बात का गुस्सा है तुम्हें? तुम जानती तो हो कि ये संग बहुत मजबूत है, नहीं टूटती। तुम खुद को क्या समझते हो रूहानी? उसका बस नहीं चल रहा था रूहानी का किरपान पकड़ ले। हुआ क्या है, कुछ बोलो तो सही। तुम कौन होते हो मेरी बेटी का रिश्ता तय करने वाले? मैंने क्या किया है? रूबानी ने मासूम बनते हुए पूछा था। जो आग वो लगाना चाहता था उसकी शुरुआत हो चुकी थी। उसने खुद रजामंदी दी है। तुमने उससे रिश्ते की बात की ही क्यों? तो और किससे करता, तुमसे? वो उसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगा था। और तुम्हें इस रिश्ते से क्या मसला है चांद? जो भी हो, तुम कौन होते हो इसकी जिंदगी के बारे में सोचने वाले? अब अल्तमाश तो है नहीं, तो किसी को तो सोचना पड़ेगा। रूपानी तरंग में बोला था और ज़मीन पर गिरी संग को उठाकर उससे कर्ज साफ करने लगा था।
दरअसल तुम सारी जिंदगी अकेली रही हो चांद, अब संदल को खुद से दूर नहीं होने दे रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, तुम संदल को सारी जिंदगी अपने साथ लगा कर रखना चाहती हो। उसके लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढना चाहती हो जो घर दामाद बन जाए, या कम अज कम पास ही का रहने वाला हो। इतनी दूर कश्मीर क्यों कर भेजोगी तुम उसे? मैंने इस रिश्ते से इसलिए इनकार किया था कि संदल किसी को चाहती है। वो जिसको चाहती है कल उसकी मंगनी हो चुकी है। रूपानी ने बताया था और चांद ने हैरत से उसे देखा था। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? मीरजाद की, जो एक बार अपनी बहन के साथ हमारे घर भी आ चुका है। उसी की बात कर रहा हूँ मैं। कल मंगनी थी उसकी। रूपानी ने कुछ इस अंदाज में कहा था कि चांद को उस पर यकीन करना पड़ा था और सारा किस्सा उसे समझ में आ गया था। संदल का रिश्ते के लिए रजामंदी दे देना, फिर उसके साथ बदतमीजी करना, तो उसके गुस्से और इंतशार की वजह मीरजाद की मंगनी थी। जल्दी से वो कमरे से बाहर निकली थी और संदल के कमरे में गई थी। आंखों पर बाजू रखे वो शायद सो रही थी या सोने की अदाकारी कर रही थी। संदल, चांद ने उसे पुकारा था। संदल ने कोई जवाब नहीं दिया था। चांद उसके पास बेड पर बैठ गई थी। संदल, अपनी अम्मी को माफ़ कर दो। चांद ने कुछ इतने दुखी अंदाज में कहा था कि संदल ने आंखों पर से बाजू हटाया था। वो रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। संदल चुप रही, उससे कुछ नहीं बोला था। आंखों में आए आंसुओं को साफ किया था। मीरजाद की मंगनी हो चुकी है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको किसने बताया? रूबानी ने। मुझे बताओ, क्या ये सच है? जी, सच है। वो उठकर बैठ गई थी। लेकिन क्यों? वो तो तुम्हें चाहता था। मेरी गलतफहमी थी, वो मुझे नहीं चाहता, तभी तो उससे मंगनी करवा ली है। लेकिन हो सकता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही हो। मैंने उसे खुद देखा है चांद अम्मी, मुस्कुराते हुए। वो अंगूठी पहना रहा था तानिया को। संदल ने रोते हुए कहा था और चांद अम्मी बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मुझे नहीं पता क्यों किया उससे मेरे साथ ऐसा। उसका गम हल्का होने में नहीं आ रहा था। इसीलिए तुमने रूपानी को गुस्से में हाँ बोल दिया? चांद के पूछने पर उससे हाँ में सर हिला दिया। तुमने गुस्से में गलत किया संदल, शायद, लेकिन मुझे अब यही बेहतर लगता है। तुम मत रो, अपने आंसू साफ करो। वो उसके आंसू साफ करने लगी थी। कितनी बार साफ करेंगी ये आंसू? मैं तुम्हें कभी नहीं रोने दूंगी मेरी जान। तो फिर जाए मीरजाद के पास, पूछे उससे उससे मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मिन्नत कर ले उसकी कि वो मुझसे शादी कर ले। वो बेतहाशा रोते हुए बोली थी। मैं करूँगी ऐसा। लम्हा भर सोचने के बाद चांद ने कहा। संदल ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हारे लिए मैं ये कर सकती हूँ, बिना शर्म के। और अगर वो ना माना तो फिर मैं उसी से शादी करूँगी जिसको मैं रजामंदी दे चुकी हूँ। उससे भी दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुना दिया। मैं कश्मीर चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। मैं बता रही हूँ आपको। ऐसा नहीं होगा। मैं बात करती हूँ मीरजाद से, अभी जाकर करती हूँ। तुम मत रो मेरी बच्ची। चांद उसके आंसू साफ करने के बाद कमरे से बाहर चली गई थी। संदल तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी थी। उसे अफशीन रह रहकर याद आ रही थी। उसे अब समझ में आया था कि अफशीन क्यों मर मर जा रही थी। और अफशीन को याद करते ही उसे आदिल भी याद आ गया था और दरख्त से लटकती हुई उसकी लाश भी। उसे लगने लगा था कि अब क्या हवेली के सामने दरख्त पर उसकी लाश लटकेगी और बहुत जल्द लटकेगी। मेरे साथ घर के लॉन में टहल रहा था। सोया के दिन में कही हुई बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। संदिल नाजायज़ है। सोया के ये अल्फाज उसे डस रहे थे, घायल कर रहे थे। सारे घर वाले घर से बाहर गए हुए थे। सोहेब, सोया, सोहेब की वालदा और तानिया भी, सब भाई खाना खाने गए हुए थे। उससे बहुत मुश्किल से उनके साथ जाने से इनकार किया था। सोया ने उसका साथ दिया था। सोहेब, इसे तानिया से अभी शर्म आती है, इसे फोर्स मत करो, हम चलते हैं बस। सोया ने बात संभाल ली थी। वो जानती थी उसके टूटे हुए भाई को संभलने में अभी वक्त लगेगा। साहब, आपसे कोई मिलने आया है। मुलाजिम ने उसके पास आकर उससे कहा। कौन? कोई खातून है, कह रही हैं कि 3 हवेली से आई हैं, उन्हें अंदर लाएं। जी बेहतर। मुलाजिम वापस हुआ था। उससे घर के मेन गेट में नस्ब छोटे गेट को फिर से खोला था। जो अंदर दाखिल हुआ था उसको देखकर मीरजाद हैरान हुआ था। वो वहाँ चांद की आमद को तवक्का नहीं कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? जी बेहतर हूँ, बैठिए। नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूँ मीर। चांद ने खड़े खड़े ही कहा था। मैं तुमसे बात करने आई हूँ। जी कीजिए। क्या संदल से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? चांद ने पूछा था। मीरजाद खामोश रहा। बोलो मीर,
तुम भी चुप रहे तो मैं अपने जवाब किससे मांगूंगी? ऐसा कुछ नहीं है। तुमने अपनी मंगनी करवा ली है? जी। सर झुकाकर वो बोला था। तो संदिल, वो कहाँ जगह रखती थी तुम्हारी जिंदगी में? वो मेरी जिंदगी में सबसे अहम थी चांद अम्मी, लेकिन आज सुबह तक। मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? आज सुबह तक? क्या संदिल आपकी बेटी है? हाँ, संदिल मेरी ही तो बेटी है। सगी बेटी? मीरसाद ने पूछा था। चांद खामोश उसकी सूरत देखने लगी थी। बोलिए, क्या संदिल आपकी सगी बेटी है? नहीं। उसकी माँ और बाप का इल्म है आपको? नहीं। उसके पास जवाब के लिए यही लफ्ज़ था। फिर उसकी माँ और बाप ढूंढ लाए, मैं उससे शादी कर लूँगा। तुम्हें अभी क्या बुराई नजर आती है संदिल में? बुराई उसमें नहीं, खून में है। उसे साफ गोई से कहा। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा कि कोई मुझसे कहे कि मेरी बीवी नाजायज़ खून है। चांद की आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये वजह थी जिस बायस उसकी बेटी ठुकरा दी गई थी। तुम उसकी मोहब्बत को नज़रअंदाज करके ज़माने का सोच रहे हो बेटा? क्योंकि मुझे इसी ज़माने में जीना है चांद अम्मी, किसी नए ज़माने में ज़िंदगी नहीं गुजारनी है मैंने। लेकिन मीर, इसमें संदिल का क्या कसूर है? कसूर तो मेरा भी नहीं है। संदिल को ये बात पहले ही बता देना चाहिए थी, फिर शायद मैं उससे मोहब्बत ना करता। उस पर तरस खाओ मीर, वो तुमसे मोहब्बत करती है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। इस मोहब्बत का अंजाम हो चुका है। मेरी बहन कभी भी इस शादी के लिए राज़ी नहीं होगी। तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? कोई फ़ायदा नहीं, मेरी मोहब्बत भी मुरझा चुकी है चांद अम्मी। उससे मायूसी से कहा था। मुझे कोई हल बताओ मीर, कोई तो हल होगा मेरी बेटे के दुखों को कम करने के लिए। हल है, संदल के असली माँ बाप को ढूंढ लाएं आप। ये तो मुश्किल है, शायद नामुमकिन। फिर मज़ीद बातचीत भी बेकार है। मीरसाद ने कहा था और अंदर अपने कमरे की तरफ चला गया था। चांद कुछ देर वहाँ ही खड़ी उसे जाते हुए देखती रही थी। शाम का वक्त था और पूरी रात चांद की आंखों में उतर चुकी थी। हवेली वापसी का सफ़र उसे ऐसे तय किया था जैसे वो कोई पहाड़ चढ़कर आ रही हो, और पहाड़ भी वो जिसकी ढलान बिल्कुल सीधी हो और दिल में हर लम्हे वहम आए कि अभी गिर जाएंगे। उससे कदम वसी हो रहे थे। यही वजह थी कि उसे हवेली वापस पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। कहाँ से आ रही हो चांद? रात को तो तुम कभी बाहर नहीं जाती। सहने बैठे बस्तामी ने पूछा था। मैंने काम करने वाले मुलाजमों को छुट्टी दे दी है। तुम तो ना जाने कहाँ चली गई थी। ठीक किया तुमने, चांद ने कुछ थके थके से अंदाज में कहा था। क्या हुआ है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। हाँ हूँ। मुझे बताओ मेरी बहन, क्या हुआ है? बस्तामी उसका हाथ पकड़कर बड़े कमरे में ले गया था। ऊपर संदिल अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसे चांद अम्मी के घर वापस आ जाने का इंतज़ार था। को जानती थी कि मीरसाद की मंगनी हो चुकी है, लेकिन ना जाने क्यों उसे एक उम्मीद थी कि शायद कुछ हो जाए, कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए। ईशा की नमाज के वक्त चांद कमरे में दाखिल हुई थी, ऐसे जैसे सब कुछ हार चुकी हो। संदिल ने उसे देखा था तो फौरन से उसकी तरफ बढ़ी थी। इतनी देर से आई हैं आप? उसे छूटते ही कहा था। चांद खामोश रही थी। वो उससे नजरें चुराए खड़ी थी। मिली थी आप मीरसाद से? हाँ, मिली थी। क्या कहा उसने? चांद क्या बोलती, क्या बताती संदिल को कि मीर ने क्या कहा है? वो पहले से दुखी बेटी को मज़ीद दुख नहीं देना चाहती थी। मीरसाद की बातों ने तो उनका सीना चीर दिया था। संदिल कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। बोलिए चांद अम्मी। अभी नीचे मुझे बस सामने मिला था संदिल। फिर? इस बेमहल बात पर संदिल बटर बटर उन्हें देखने लगी। मैंने उसे रजामंदी दे दी है। तुम्हारी शादी कश्मीरी लड़के से हो जाएगी। चांद ने जैसे संदल पर कोई पहाड़ गिरा दिया था। तुम बहुत जल्द कश्मीर चली जाना, ये सब छोड़कर, चांद ने कहा था। और संदिल धप से बेड पर बैठी थी, ऐसे जैसे आखिरी बाजी भी हार चुकी हूँ। आज फिर से अपनी किस्मत का हाल जानने आई हो बारिशा? एक पुरानी किताब पर झुके हुए इरशादी बाबा ने चाल से ही अंदाज़ा लगा लिया था कि बारिशा उसकी दुकान में दाखिल हो चुकी है। अभी महीना पहले तो तुमने मुझसे अपनी किस्मत का हाल पूछा था। नहीं, आज ऐसा करने नहीं आई हूँ मैं इरशादी बाबा। गहरा सांस भरते हुए उसके करीब कुर्सी पर बैठ गई। फिर ये पूछने आई होगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में दौलत कब आएगी, दीन हवेली से तुम्हारी जान कब छूटेगी, चांद कब मरेगी, वगैरह वगैरह, क्योंकि तुम घुमा फिरा कर यही बातें पूछती हो। आज तो वैसे ही चली आई हूँ। बाजार से गुजर रही थी, नानो चांद ने कुछ जड़ी बूटियाँ लाने को कहा था, तो सोचा आपसे भी मिल लूँ। चांद तुम्हें कोई दवा नहीं बना कर देती कि तुम उससे मोहब्बत करने लगो और उसके मरने की दुआएं करना बंद कर दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता इरशादी बाबा।
उससे मुंह बनाते हुए कहा था। क्यों नहीं हो सकता? मेरी जिंदगी में सुकून तभी आएगा जब वो बुढ़िया मरेगी। बुरी बात ऐसे नहीं कहते। बुरों के लिए बुरे लफ्ज़ ही निकलते हैं मुंह से। वो बुरी नहीं है, बस तुम्हारी बात नहीं मानती है, तुम्हारी जिदें पूरी नहीं करती है। एक ही बात है, मेरे साथ तो बुराई हो रही है ना। उसके बाद फिर इरशादी बाबा हंसने लगे थे। तुम अपनी माँ के बिल्कुल उलट हो, वो तो ऐसी हरगिज़ नहीं थी। आप कितनी बार मिले हैं मेरी माँ से? वो इश्तियाक से पूछने लगी थी। कई बार आ जाया करती थी, वो भी मेरे पास अक्सर, जैसे तुम आ जाया करती हो। सुना है उन्होंने ज़िंदगी बहुत दुख में गुजारी और दुखों में ही उनकी मौत हुई। दुख किसकी ज़िंदगी में नहीं होते बारिशा। ये तो है। तुम भी अपनी माँ की तरह बनो, समझदार और साबिर शाकिर। मेरी माँ को दुख देने में कौन कौन शामिल रहा है इरशादी बाबा? उससे अजीब ही सवाल किया था। इरशादी के चेहरे के रंग बदले थे। कोई तो दुख देता है ना। आप क्या समझते हैं कि नानू चांद ने उन्हें दुखी जिंदगी से नवाजा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर मेरा बाप? नहीं, वो भी नहीं। तो फिर कौन? मैं। इरशादी ने इतराफ़ कर लिया था। सालों बाद उसने आज जैसे इतराफ़ खुद से किया था। बारिशा शदीद तरीन हैरत से उसे देखने लगी थी। बाकी आइंदा माँ इंशाल्लाह।